हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीन मोड है हीट ट्रांसफर का। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है और लिक्विड्स में होता है, बट अगर लिक्विड रेस्ट में हो तब होता है। इसके साथ मैं स्टैटिक वर्ड जोड़ रहा हूं। स्टैटिक मतलब रेस्ट में है वो लिक्विड, तब उस केस में मैं बोलता हूं कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर कर सकता है। कन्वेक्शन में जो होगा वो मेनली होगा लिक्विड और गैसेस में, इसको फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है। और रेडिएशन जो है, रेडिएशन किसी में भी हो सकता है, इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकता है हीट को, ठीक है। इसमें जो हीट का प्रोपगेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन की जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होगा। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸। तो इस स्पीड के साथ रेडिएशन होता है। तो इतना फास्ट है, सोचिए इतना फास्ट है, तो इसको ना किसी मीडियम की जरूरत है, ऊपर से फास्टेस्ट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा जो कि स्टेशन तक पहुंचाएगा। स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे मल्टीपल स्टेशन पे घूम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से जाना है तो बहुत सारे स्टेशन बीच में आएंगे, उसके थ्रू होकर के मैं दिल्ली स्टेशन पे पहुंचूंगा। दूसरा तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँ और एयरपोर्ट पे एरोप्लेन लेकर के मैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए फ्लाइट ले लूँ, ठीक है। तो ये तरीका ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कम मीडियम आप इस्तेमाल करेंगे उतना फास्टेस्ट आपका रूट रहेगा कि आप कहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो मान लो कि तो यहाँ पर तो देखिए कोई मीडियम ही रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मीडियम नहीं चाहिए, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है इसको कहीं जाने के लिए, तो जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगा। और इतना हाई स्पीड होने की वजह से मैं इसको बोलता हूं कि ये फास्टेस्ट मोड ऑफ रेडिएशन, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। रेडिएशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए मैं रूम टेम्परेचर पे हूं, तो टेम्परेचर पे मैं रेडिएशन इमिट कर रहा हूं, बट वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये इंफ्रारेड में है, ठीक है। विजुअल रेंज में होता तो आपको दिखाई देता। तो जो थर्मल रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन है वो 0.1 माइक्रोमीटर से थर्मल रेडिएशन 100 माइक्रोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर थर्मल रेडिएशन ऐड करता है। तो इसी में आपका, इसमें आपका सारा का सारा विजुअल रेंज आ जाएगा, विजुअल रेंज आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा और थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट पार्शियली, ठीक है। तो ये इसमें ये तीनों रेंज करीब करीब आ जाते हैं। तो आपके विजुअल रेंज में आता है वो आपको दिखता है। जैसे सनलाइट, सनलाइट से जो रेडिएशन निकलता है वो आपको दिखता है, क्योंकि वो विजुअल रेंज में लाई करता है। बट जो हमारी बॉडी इमिट करती है वो इंफ्रारेड इमिशन होता है, तो इस वजह से हमारा विजुअल नहीं होता। नेक्स्ट है जो लॉ इसको ओबे करता है रेडिएशन को, उसे बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफर का रेट होगा, हीट ट्रांसफर का रेट बोल रहा हूं, हीट कि मान लीजिए हीट 100 जूल हीट वो देता है किसी बॉडी को, तो वो बॉडी को जो 100 जूल दे रहा है वो कितना टाइम में दे रहा है, टाइम भी तो मायने रखता है। हो सकता है वो घंटे भर से दे ही रहा है, वो तो कितने देर में देता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो हीट ट्रांसफर है किस रेट में दे रहा है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा, इसको क्यू डॉट से नोटेशन दे रहा हूं, डॉट जो है ये रेट बता रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर 4, और टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लो अगर रूम टेम्परेचर भी है, तो रूम टेम्परेचर आपका मान लो अराउंड 20 डिग्री होगा, तो 20 डिग्री प्लस 273, तो वो आपका केल्विन में होगा। उसका पावर 4, तो उसका पावर 4 मतलब सोचो कि कितना हीट जनरेट करता है रेडिएशन इवन एट द रूम टेम्परेचर। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो एक और प्रोपोर्शनल होता है कि एरिया का, जितना ज्यादा एरिया एक्सपोज रहेगा, मान लो कि मैं मेरा बॉडी इतना है और कोई मोटा आदमी है, उसका बॉडी है, तो डेफिनेटली मोटा आदमी ज्यादा इमिट करेगा, तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। क्यू डॉट बराबर, अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हो, तो ये सिग्मा ला रहा हूं, ए टेम्परेचर टू पावर 4। ये जो सिग्मा है ये है स्टीफन
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ये होगा जूल पर सेकेंड। क्यों जूल पर सेकेंड? क्यों? क्योंकि ये रेट है, तो हीट अगर केवल होता तो हीट का जूल होता, लेकिन ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा? जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो उसी तरह से एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये टेम्परेचर केल्विन पावर 4। तो मैं बोल सकता हूं क्या? अच्छा, जूल पर सेकेंड क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो मैं वॉट लिख सकता हूं, तो कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसका अगर यूनिट की बात करूं तो आपको कैसा आएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अब कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन में क्या होगा? कंडक्शन जिस लॉ को ओबे करता है उसको बोलते हैं फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन, तो ये क्या बोलता है? जो हीट ट्रांसफर का रेट होगा, अच्छा किसी बॉडी में होगा, तो मान लीजिए वो बॉडी जो है वो कुछ इस शेप का है। मान लीजिए ये कोई स्लैब है, ठीक है, एक स्लैब है। स्लैब में समझ रहे हैं आप? ईट है, ईट ब्रिक। मान लीजिए इसका थिकनेस टी है, ठीक है, और एरिया जो है वो ये है, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है ये बोलता हूँ। तो मान लीजिए हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर मान लीजिए T2 टेम्परेचर है, तो डेफिनेटली T1 जो है वो ग्रेटर होगा T2 से, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ। हमेशा एनर्जी का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, तो टेम्परेचर हायर होगा तब तो ये लोअर की तरफ जाएगा, तो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो Q डॉट जा रहा है, Q डॉट क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितने टाइम में भी ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो ये और प्रोपोर्शनल किसके होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या है? T1 माइनस T2 मैं बोल सकता हूँ। तो और साथ में प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। थिकनेस आप ऐसे सोचो ना कि इसकी मोटाई अभी इतनी है तब जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और इसकी मोटाई जब मैं बढ़ा दूं तब जो हीट ट्रांसफर होगा, किसमें हीट ट्रांसफर होगा? डेफिनेटली जिसका थिकनेस कम होगा उसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना थिकनेस कम उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। तो ये क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये सारी प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं एक साथ इकट्ठा लिखूं तो इक्वल टू, अगर जब लिखना चाहूंगा तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट के होगा, ठीक है। तो यहां से बाकी सारा मैं जो कहते हैं लिखता हूं के ए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? T1 माइनस T2 अपॉन थिकनेस, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। यहां पर जो कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मुझे डिफाइन करना है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो मान लीजिए ये सब मैं एक एक यूनिट का रखता हूँ। ये आपका एरिया जो है 1 यूनिट का है, 1 मीटर स्क्वायर का। ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो चेंज है वो 1 यूनिट का रखता हूँ कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन में है। और यहाँ पर जो थिकनेस है उसको मैं 1 मीटर का रखता हूँ, ठीक है। तो उस केस में वो सब जब 1 होगा तो के बराबर क्यू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एट इट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज टेकिंग प्लेस through a slab of unit thickness and unit area of cross section and temperature difference between the surfaces is unity। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट कैसे लिख सकता हूं? ये आपका वॉट होगा, ये आपका मीटर में होगा, ये आपका मीटर स्क्वायर में होगा, ये आपका केल्विन में होगा। तो मैं लिख सकता हूं वॉट पर, ये मीटर नीचे जाएगा, मीटर केल्विन, ठीक है। अच्छा, वॉट क्या होता है? वॉट क्या है? पावर होता है, पावर का यूनिट होता है। तो पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी आपका वर्क के इक्विवेलेंट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज द वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और फोर्स का आप जानते हो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास आपका केजी में होगा, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये आपका मीटर में होगा, ये आपका सेकंड में होगा। पावर का डायमेंशन क्या आ रहा है? केजी पर सेकंड क्यूब। इसी को मैं अगर लिखना चाहूं डायमेंशन के रूप में तो मैं लिखता हूं ml स्क्वायर टी माइनस क्यू। इस पावर को आप वाट के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं।
तो वाट के जगह पर मैं रिप्लेस कर दूं तो आपके पास क्या यूनिट आ जाएगा, तो के का डायमेंशन आ जाएगा ml²t-3 अपॉन मीटर, मीटर का लेंथ होगा और केल्विन को मैं के से नोटेशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल में आपको याद होगा, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा है हमने, फंडामेंटल डायमेंशन में के भी आता था। तो मैं लिख सकता हूं ये होगा ml/t-3। तो कभी कभी आपका डायमेंशन पूछ देता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो इजिली। लास्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में मेनली जो है कंडक्शन होता है, कंडक्शन भी होता है इंक्लूडेड, कंडक्शन प्लस फ्लूइड का जो मूवमेंट है, फ्लूइड का मोशन कितना है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। मतलब फ्लूइड जितना मोशन में रहेगा उतना ज्यादा कन्वेक्शन करेगा और जितना कम मोशन में रहेगा उतना ज्यादा कंडक्शन करेगा। जैसे देखिए लिक्विड स्टेट में था तो कंडक्शन कर रहा था, जितना ज्यादा मोशन करेगा उतना ज्यादा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा। इसको जो लॉ ओबे करता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टीवी टेम्परेचर है बॉडी का और बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है टीएस है, ठीक है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर इसका अगर ज्यादा है, टीवी का ज्यादा है टीएस से, तो हीट ट्रांसफर कहां से होगा, इस इधर से इधर की तरफ होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर टीवी है, सराउंडिंग का टीएस है, तो इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसका एरिया कितना है, एरिया मान लीजिए सरफेस एरिया इसका एस है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड रहेगा सराउंडिंग पे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी को मैं कॉल करके मैं इक्वल टू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एएस होगा और ये टीबी माइनस टीएस होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वल टू लिखा हूँ तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो इस एच नोटेशन दे रहा हूँ, तो एच जो होगा वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन हो रहा है इसलिए कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, इसका नाम है, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यहां पर ये वॉट है, ये आपका वॉट है, ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका केल्विन, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। देखो यहां पर वॉट पर मीटर केल्विन आया कब, जब थर्मल कंडक्टिविटी था, तो लेकिन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जब आएगा तो यहां पर वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन हो जाता है, ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स्ड और एक होता है फ्री या नेचुरल। फोर्स्ड कन्वेक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीते हो तो आप क्या, गर्म अगर चाय मिल जाए तो आप फूक फूक के पीते हो, तो फूकते क्यों हो, जो आप फूकते हो तो उस पर फोर्स्ड करते हो ताकि जल्दी से जल्दी हीट ट्रांसफर हो, सो दैट आपको जो गर्म है वो ठंडा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आप फोर्स्ड करते हो। तो फैन भी इसका एक एग्जाम्पल है कि फैन आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो फैन इस्तेमाल करने से क्या होगा, जैसे क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, आप उसको फोर्स कर रहे हो ताकि हीट ट्रांसफर करे। आप फैन चलाते हो गर्मी के दिनों में तो आपको क्या मिलता है, फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू आप इजिली हीट ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेचुरल अगर हीट ट्रांसफर है, मान लीजिए कोई गर्म अंडा है या फिर कोई गर्म आपका आलू पकड़ लो, आलू है, ठीक है, तो ये मान लो आलू है, तो ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो होगा क्या, तो आसपास जो ठंडी हवाएं हैं तो वो एयर जो होगा वो इसके पास आएगा, ठीक है, और इसके पास आएगा तो वो हवा गर्म होने के बाद, गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो आसपास का जो एयर है जो हॉट एक के पास आएगा वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है एयर का, तो वो लाइट हो जाता है, लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। आपको पता है कि डेंसिटी जिसका कम होता है वो ऊपर जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जो ठंडा है तो उसका टेम्परेचर कम है तो वो नीचे की तरफ आएगा, वो बाहर से आ रहा होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो और जो गर्म होगा वो बार बार गर्म होने के बाद वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें जो आप फैन चला रहे थे तो इसमें नेचुरली सर्कुलेशन ऑफ एयर होगा, तो ये सर्कुलेट होगा एयर, बार बार ये ठंडा वाला आएगा फिर गर्म वाला ऊपर उठ जाएगा, तो नेचुरली एयर का रिसर्कुलेशन हो रहा है, तो इसके थ्रू ये आपका हीट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इसलिए इसको आप फ्री बोलते हो या नेचुरल बोलते हो, क्योंकि इसके लिए आप बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाए हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाए हो। यहाँ देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं तीनों को समझाता हूँ कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों इसमें कैसे हो रहा होगा। मान लीजिए एक बर्नर है जिसके ऊपर में हमने सस्पेन को रख दिया है, तो सस्पेन रखना है, इसमें अंदर पानी है, ठंडा पानी है, तो क्या होगा, बर्नर शुरू में हीट करेगा, किसको हीट करेगा, इस सरफेस को, सस्पेन के सरफेस को करेगा हीट। तो सरफेस को जब हीट करेगा तो कंडक्शन होगा, तो सरफेस को जब हीट करेगा तो कंडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सरफेस जो है वो लिक्विड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो लिक्विड वाटर जो नीचे में वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो सरफेस के ऊपर में है, तो जस्ट जो सरफेस हीट हुआ है वो फिर लिक्विड वाटर को देगा, तो जब वो दे रहा होगा तो जस्ट जो सॉलिड सरफेस के नजदीक वाला वाटर होगा वो आपका
कंडक्शन मोड के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो रेस्ट पोजीशन में है, फिर धीरे धीरे जब बॉइल हो जाएगा तो हल्का हल्का जो बबल्स बनेगा तो ऊपर की तरफ वो लिफ्ट करने लग जाएगा। तो बबल्स जब ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा तो फ्लूइड का मोशन आ गया। फ्लूइड का जैसे ही मोशन आ गया, जैसे ही मोशन बढ़ा वैसे ही कन्वेक्शन शुरू हो गया। तो फिर जो फ्लूइड एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को देगा, जैसे नीचे वाले फ्लूइड ऊपर वाले फ्लूइड को देगा तो वो कन्वेक्शन के थ्रू देगा। ठीक है, फिर ये सस्पेंड का जो एंड जो आपने पकड़ रखा है तो ये आपका सॉलिड सरफेस के थ्रू ये आ रहा है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन होगा जो आपने पकड़ रखा है। और सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में आपके आते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल्स में जो होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और नॉन मेटल में जो होता है वो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन होगा। मान लो आपने इस तरफ गर्म किया तो ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट होगा और वो पहुंचाएगा हीट को इस तरफ। ठीक है, तो ये आपका जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा मेटल में वो होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और नॉन मेटल जब होता है तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है। क्योंकि क्या होता है कि चूंकि इसमें क्या होता है कि लैटिस फॉर्मेशन होता है, तो जो मॉलिक्यूलर लेवल देखेंगे तो लैटिस जो होता है, मान लीजिए आपने इस तरफ हिट किया तो इस तरफ हिट करने की वजह से इस लैटिस में वाइब्रेशन की वजह से वो इस तरफ भी आपका हिट को प्रोपोगेट करके ले जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो मान लो कि ये लोहे का रड है, मैं एक एंड पे पीटूं तो एक एंड पीटता हूं तो दूसरे एंड में भी आपको वाइब्रेशन फील होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि लैटिस का वाइब्रेशन की वजह से, ये लैटिस के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से नॉन मेटल में कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटल में कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। मैं साइड हट गया हूं, आप चाहो तो एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो सो दैट नोट्स बनाने में इजी हो। होप आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो के जरिए आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप किसी नए टॉपिक को चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज वो भी बताइए मुझे। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है सो दैट मैं और नए वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।